So hello friends, very good evening to all. Now we are again back. तो हम लोग अगेन आ चुके हैं वापस. तो ठीक है, अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. मेरा लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर पे. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट्स लिखना, उनको वेक्टर फॉर्म में लिखना, फिर हमने आपको कुछ प्रोजेक्शन लेना सिखाया था, कॉस थीटा साइन थीटा. देन मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप जे कैप, ये बताया था. एक हमने क्वेश्चन कराया था, तो आज उसी से हम कंटिन्यू करेंगे. आज हमारा बेसिक पार्ट हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसमें क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है. आई थिंक जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया पिछले लेक्चर, आपने उसको किया होगा और वीडियो को उसी हिसाब से आप पॉज कर करके पहले खुद से ट्राई कर रहे होंगे, देन मेरा सोल्यूशन देख रहे हो. तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव यही तरीका है कि पहले आप वीडियो जहाँ पर मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करें और पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, हम उसको जितनी कोशिश होगी उसको हम लेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे. ठीक है, ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं. तो आपने कुछ भी प्रोजेक्शन लेना सीखा था. आई थिंक प्रोजेक्शन जो वेक्टर को प्रोजेक्शन लेना मैंने आपको बताया था जहाँ तक. तो ठीक है, इसी से कंटिन्यू करेंगे. ऐसे ही क्या करेंगे अभी सर, अभी सिंपली हम लोग इस पर लाइक हम लोग सिंपली अभी आपका कंटिन्यू करेंगे, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मैं आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दूंगा प्रोजेक्शन वाले, और आपको उस पर सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्शन पे से ही स्टार्ट करेंगे. तो पहले तो आपको एक बेसिक एग्जांपल लाइक आपके लिए वार्म अप करवा देता हूँ. ठीक है, तो एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन देता हूँ आपको वार्म अप, फिर हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे प्रोजेक्शन के थ्रू. ठीक है, तो एक वार्म अप ही जस्ट ये वही. ठीक है, लेट्स से इसको 6 बोल देता हूँ. मैं बोलता हूँ एंगल 30 डिग्री है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 6 जो मेरा वेक्टर है, पी वेक्टर ओपी वेक्टर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे ये कि आप मुझे एक्स और वाई कैप में लिख के दिखाएं. इसको वेक्टर फॉर्म में अलजेब्रा है कि वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाएं. ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाया है. इसको कैसे लिखेंगे ओपी वेक्टर, मैंने बताया था कि जो एक्स कंपोनेंट होगा उसका आई कैप होगा, देन वाई कंपोनेंट उसका जे कैप ना. लेकिन इसका कितना प्रोजेक्शन एक्स में है, ये वाला पार्ट, देन इसका कितना पार्ट वाई में है, ये वाला पार्ट. दोनों का आई कैप जे कैप हम लोग ले लेंगे. तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में प्रोजेक्शन लेना, तो प्रोजेक्शन से ही हम लोग शुरू करेंगे. तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, इस 6 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 6 का कॉस 30. अगर आपको पिछले लेक्चर याद होगा तो मैंने क्या बोला, थीटा के साथ जो आपका पास एक्सिस है वो क्लोज है, तो कस यानी टाइट. इनिशियली आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस पर क्लियर हो जाएगा आपको. ये याद मतलब इतना कुछ भी प्रॉब्लम होगी नहीं. ठीक है, हमेशा आपको याद रहेगा ही रहेगा. अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे, जब तक आप इंजीनियरिंग लाइन में रहेंगे तब तक आपको याद रहेगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको. ठीक है, ये कंपोनेंट तो 6 का कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री. और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6 का साइन 30 डिग्री वाई में. ठीक है, तो सिंपली वैल्यू लिख दीजिए अभी. तो x कितना हो जाएगा, x मेरा ये है ना, ये मेरा x है, तो 6 का कॉस 30 यानी कि √3/2 स्टैंडर्ड एंगल ट्रायंगल है. तो √3/2, तो √3/2 2 जैसे यानी 3√3 आई कैप, 3√3 आई कैप प्लस 6 साइन 30 यानी कि 1/2, तो 2 3 जा 6 3 जे कैप. तो बस बिल्कुल जैसे वार्म अप था आपका पिछले लेक्चर का, हमने इतना तक प्रोजेक्शन लेना सीख लिया था. अभी मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर सिखाऊंगा प्रोजेक्शन के थ्रू. देन मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जो भी पैरेललोग्राम जितने फॉर्मूले वो भी कवर करेंगे. पहले हम बेसिक कवर करते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी किसी दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो, एफ वेक्टर लेट्स से फोर्स वेक्टर है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर ना. वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वेक्टोरियली ऐड होंगे ना. ऊपर लेकिन मैं सम जो साइन लगा रहा हूँ एरो, ये क्या दिखा रहा है कि वेक्टोरियली ऐड होंगे. मैं डायरेक्ट लेट्स से मैं 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप कर रहा हूँ, तो मैं 5 + 2 7 नहीं कर दूंगा ना, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा. वेक्टोरियली कहने का मतलब आप समझ गए हैं, आई और जे, तो उनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, उनका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा कहाँ पे, देन वो ऐड होंगे. तो उसी पे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो एक सेकेंड, लेट मी इंसर्ट अ न्यू पेज. या सो लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो मैं आपको पहला एग्जांपल कराता हूँ. लेट्स से मेरा f1 क्या है, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था उसमें मेरा f1 क्या है, मान लीजिए. तो लेट्स से आप अज्यूम कर लीजिए मैंने f1 दिया है, f1 वेक्टर लेट्स से वो 8 आई कैप है, एंड जो f2 ओके
या सो जो F2 वेक्टर है लेट्स से वो भी मेरा क्या है 8 जे कैप, ठीक है जे कैप। तो अगर ये F1 F2 में दे दूँ क्या F वेक्टर मुझे आप दिखा सकते हैं, क्या F वेक्टर निकाल के दिखा सकते हैं मुझे? अगर आप दिखा सकते हो तो वेरी गुड। तो मुझे ऐसे F1 F2 चाहिए, तो ठीक है कैसे करेंगे इसको बताइए। इसको पहले वेक्टरली फॉर्म में करते हैं। तो वेक्टरली कैसा है ये एक्चुअली मैं दिखाऊँगा। तो 8 आई कैप यानी एक्स में चलना है 8 यूनिट, एक्स में चलना है 8 यूनिट, देन यहाँ से इस पॉइंट से 8 जे कैप 8 यूनिट जे वाई में भी चलना है। तो इसका रिजल्टेंट है ना, जो ऐसा रिजल्टेंट है ना ये वाला, ये मेरा रिजल्टेंट एफ वेक्टर है। आ रही क्या बात समझिए, रिजल्टेंट एफ वेक्टर ये है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो एफ वेक्टर है, जो एफ वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर तो हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। पर अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद है, मैंने आपको ये जो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अगर दो वेक्टर कोई गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड और उनका यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब ये तो वेक्टर है ना, पर अगर मुझसे कोई पूछ दे कि ये जो आपने बनाया है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक, लेट से मैं इसको ए बोलता हूँ, तो ओ ए कितना है, जो ओ ए है, फिर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पूछूँ आपसे, एक तो है ओ ए, बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ही तो ओ ए है। तो मैंने वो कैसे बताया था, इसको कैसे निकालना होता है, अंडर रूट ऑफ जितने भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस हैं उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं ना, ऐड करके। तो यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर एक्स में है प्लस 8 का स्क्वायर वाई में है, ओके। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ, देन 8 आ जाएगा बाहर, तो 8 रूट 2 डायरेक्टली कर ले रहा हूँ 8 रूट 2। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ये जस्ट पिछला ही लेक्चर कॉल हो रहा है, अभी कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अभी तो मुझे ये पता चला ना कि अब जो वेक्टर दो फॉर्म में लिखी जाती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ चुका है 8 रूट 2, इसकी डायरेक्शन क्या है सर, डायरेक्शन तो ये बता रहा है कि आई कैप जे कैप चलने के बाद आपको डायरेक्शन ये मिल जाएगी, पर ये डायरेक्शन है कितनी, जैसे एक्स एक्सिस बताता है ना कि एक्स में चल रहा है 1 यूनिट, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाला था। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये जो वेक्टर किस किस डायरेक्शन पे है, किस एंगल पे है, किस एक्सिस पे है। तो अगर आप चाहें तो एंगल निकाल भी सकते हैं यहाँ से, जो मैं थीटा अगर बोल दूँ इसको थीटा, कि जो आपका 8 रूट 2 है एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, आप tan थीटा निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस 8/8 बना जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे होता है ना। और अगर आपको यूनिट वेक्टर पूछ दे, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, एफ वेक्टर, एफ एक्चुअली एफ वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, एक करा था ना आपको पिछले लेक्चर में। तो एफ वेक्टर कितना है मेरे पास 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ यानी 8 रूट 2, यानी कि अगर मुझसे कोई यूनिट वेक्टर पूछे तो कितना आ जाएगा, 8 से 8 गया आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और अदरवाइज अगर क्या है तो आप इसको 1/2 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, पिछले लेक्चर की बातें थी यहाँ तक, तो जिसमें आपको रिवीजन कराया कि इन पे काम कैसे करता है, ठीक है। आई कैप से क्या थी यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी तो हमको सिंपल वेक्टर दिया था जहाँ पे दोनों ही परपेंडिकुलर थे, 8 आई कैप 8 जे कैप, ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ऐसे किए थे सवाल, तो आसानी रहा, ऐसे हो जाएगा। क्या होगा अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो इसलिए हम पैरेललोग्राम थ्योरम भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मुझे वीडियो एडजस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, आई थिंक लेट मी एडजस्ट, या यस। सो हाँ, ये था कि भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे, पर क्या होगा परपेंडिकुलर वेक्टर ना हो, क्योंकि वेक्टर तो कैसे भी हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन इट। तो एग्जांपल लेते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वही एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पर एग्जांपल क्या लेंगे कि मान लीजिए दो वेक्टर है, लेट्स से यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितना है, कुछ भी मान लीजिए, एग्जांपल के लिए आप लेट्स से 2 यूनिट ले लीजिए, 2 न्यूटन। ये न्यूटन लेके चल रहा है ना, कि अभी आगे हम लोग यूज़ करेंगे फोर्स में एनएलएम में, तो न्यूटन आपको हाईवेट पढ़ने के सही रहेगा। और लेट्स से 53 डिग्री पे मैं ले लेता हूँ एक 10 न्यूटन का फोर्स,
मैंने बोला था ना एंगल आपको याद होना चाहिए 53 37 डिग्री, हाँ ये भी देखिए रिकैप हो जा रहा है पिछले लेक्चर का। जैसे मैंने जितना बोला ना आपको एटलीस्ट वो याद होना ही होना चाहिए, उनके बिना देखिए आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको मतलब याद करने में आपको याद तो करा ही दिया था ना। कॉस साइन 37 छोटा एंगल छोटी वैल्यू 3/5, साइन 53 बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू 4/5, उसी लेक्चर याद करना है। तो अब देखिए मुझे क्या पता है, अगर आपको मेरा लेक्चर तो मैंने बोला था कि कभी भी वेक्टर लिखे हो, अगर वेक्टर मेरे पास कोई भी वेक्टर लिखा हो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है सर। क्यों नहीं होती है कि तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ है ना आई जे के, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 2 न्यूटन का है, यहाँ पे 10 न्यूटन का, बल्कि ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं 53 डिग्री पे है। तो अब इनको कैसे ऐड किया जाए, सिंपल है, आपको कंपोनेंट लेना उस दिन इसलिए सिखाया था ना, उस दिन आपको कंपोनेंट लेना इसलिए सिखाया था कि जो भी जो भी वेक्टर रैंडम एंगल पे है उनको कंपोनेंट लेके अपने डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम डिजायर्ड फॉर्म में परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ सकते हैं इनको, ताकि बाद में इसको ऐड कर पाएंगे। जिसमें आपको कहना कि मैं बताता हूँ, इससे अगर मैं सिर्फ 10 वेक्टर की इंडिविजुअली बात करूँ, 10 न्यूटन की, तो इंडिविजुअली 10 न्यूटन कैसा है सर, इंडिविजुअली 10 न्यूटन है 53 डिग्री का एंगल यहाँ पे। तो इसके पास जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये मैं 2 न्यूटन की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 न्यूटन का एक्स में कितना कंपोनेंट है, 10 न्यूटन एक्स में कितना है, तो 10 का कितना कंपोनेंट है, 10 का कॉस 53, 10 का कॉस 53 कितना होगा 3/, हाँ ये कॉस है साइन नहीं है, तो 3/5, ठीक है। तो 10 का 3/5, देन 10 का साइन 53 इधर आएगा ना, जो इसका वाई वाला कंपोनेंट होगा, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका ये जो कंपोनेंट है ये वाला, वही तो है यहाँ पे इक्वल। तो y कितना आएगा, 10 का साइन 53 डिग्री, ये 53 है, 10 का साइन 53 डिग्री, ओके। तो 53 डिग्री कितना होगा 4/5, तो 4/5 10 इंटू 4/5। अच्छा आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या क्या दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, 4/5। इसे समझिए, कोई फोर्स यहाँ पे लगे, कोई फोर्स यहाँ पे लगे, ऐसे अगर दोनों जुड़ जाएं तो ये इधर इधर नहीं जाएंगे, ये दोनों साथ में कुछ ऐसे जाएगा। जैसे ऐसा अज्यूम करिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे कोई पकड़ के इस हाथ से इधर खींचे और इस हाथ से इधर खींचे, इस हाथ से इधर खींचे, तो मैं 2 पार्ट होके दो डायरेक्शन नहीं जाऊँगा, मेरा 2 पार्ट नहीं हो जाएगा, मैं इनके रिजल्टेंट में जाऊँगा। कहने का मतलब ये जो मैंने भी वेक्टर बना के दिखाया आपको कंपोनेंट के हिसाब से, इसका क्या मतलब है, ये वाला जो वेक्टर दिखा रहा है ना 10 इंटू 3/5 कितना है, 5 to 10 3 to 6 यूनिट एक्स कैप में है, एंड 10 4/5 कितना है, 5 to 10 4 to 8 वाई 8 यूनिट वाई कैप में। मतलब जो 10 न्यूटन था ना वो इन्हीं के कंपोनेंट हैं, ये जो 6 और 8 है ना 10 का एक कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट था ना, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है 10 न्यूटन का, वो इन्हीं का कंपोनेंट है। मतलब मैं जहाँ 10 न्यूटन लिखा है ना, मैं वहाँ इस फिगर को ला सकता हूँ, मैं वहाँ इस फिगर को रख सकता हूँ जहाँ 10 न्यूटन है, क्योंकि कंपोनेंट है ना 10 न्यूटन का। लाइक जो 10 न्यूटन का नेट कंपोनेंट है, ये है तो 10 न्यूटन ना, ये शो करने का तरीका है। ये 10 न्यूटन को मैं अलग से ऐसे लिखाऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे अलग से ऐसे लिखाऊँ, या फिर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट के हिसाब से लिखाऊँ वाई कैप जे कैप में, क्योंकि जब मैं किसी को इधर खींचूंगा किसी को इधर खींचूंगा तो उनके 2 टुकड़े नहीं हो जाएंगे, उनका रिजल्टेंट जो है ना उसकी डायरेक्शन में चलेगा 10 न्यूटन के हिसाब से। तो ये एंगल वही है, मेरी बात समझ आ रही है। तो जब भी कोई वेक्टर पहले से म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्म में ना हो तो उन्हें हम कंपोनेंट लेके तोड़ते हैं ताकि अपने डिजायर्ड फॉर्म में ऐड कर लूँ। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, करने का पीछे लॉजिक क्या है ऐसा, तो सिंपल लॉजिक है सर कि सिंपल लॉजिक है सर कि ये जो फिगर है ना मेरे पास, जो फिगर है एक्चुअली ये फिगर में 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये हो गया प्लस, साथ में अगर मैं 2 न्यूटन और ऐड कर दूँ, अगर मैं 2 न्यूटन ऐड कर दूँ, क्या दोनों फिगर मिलके यही बन जाएंगे क्या? अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूँ तो क्या यही वाला रिजल्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा डिजायर्ड, यही बन जाएगा क्या, जरा सोचिए। बिल्कुल सर, क्योंकि 10 न्यूटन को मैंने 8 और 6 में तोड़ लिया, प्लस 2 न्यूटन को मैंने वैसे ही रहने दिया एक्स एक्सिस की तरफ, तो अगर मैं दोनों को सुपर इम्पोज कर लूँ, एक दूसरे के ऊपर रख दूँ, तो चीज़ तो वही है ना। लाइक इस 10 न्यूटन को मैं तोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे 8 कंपोनेंट आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो अब 10 को हटा सकता हूँ ना, 10 के मैंने कंपोनेंट सारे ले लिए, 10 को मैंने हटा दिया। अब देखिए सारे के सारे वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, ये 8 वाला कंपोनेंट ये भी परपेंडिकुलर है, जो इधर 6 आया वो 2 के साथ है ना, पैरेलल है, तो मैंने बोला पैरेलल वेक्टर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं ना, क्योंकि ये दोनों ही एक्स एक्सिस में है। तो 2i कैप प्लस 6i कैप,
मैं लिखता हूँ इसको, तो मैं कैमरा ग्राफ करता हूँ, एक सेकंड देखूँगा। तो ये जो फिगर बनी ना, ये जो फिगर एक्चुअली तो हो गया ना, समझ गया ना इसको, मुझे बना लेते हैं इसको। ये जो फिगर बनी रिजल्टेंट है कैसी बन जाएगी ना, देखिए ये जो रिजल्टेंट फिगर बनी वैसी बन जाएगी कि ऊपर तो 8 न्यूटन आ गया, नीचे कितना आ गया, नीचे आएगा 6, ये क्योंकि 6 आई कैप प्लस 2 आई कैप, 6 + 2 8 आई कैप। तो देखिए आई कैप में 8, जे कैप में 8। अब इनका रिजल्टेंट क्या है, इनका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा यहाँ पे, इनका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा यहाँ पे। ये कितना रिजल्टेंट है सोच लीजिए। अब वही बात है, आई कैप में भी 8, जे कैप में भी 8। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना आ जाएगा बताइए, √ऑफ एक्स का कंपोनेंट जो कि 8 का स्क्वायर, देन वाई का कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 8 का स्क्वायर। तो अगेन से 8√2 आ गया क्या, अगेन से 8√2 आ गया क्या। और मैं थीटा भी निकाल सकता हूँ क्या, थीटा कितना हो जाएगा सर, अगेन से थीटा आ जाएगा 45 डिग्री की, इसकी वैल्यू 1 है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस की वैल्यू 1 आ गई, तो थीटा आगे 45 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो यूनिट वेक्टर भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल यूनिट वेक्टर पहले वाला आएगा, जो ने पिछले वाला यूनिट वेक्टर निकाला है ना, यही यूनिट वेक्टर इसका आ जाएगा। आरी बात समझ में, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहने का मतलब अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उनके कंपोनेंट कैसे लेते हैं एक्स और वाई में। देन मैंने आपको दोनों वेक्टर का एडिशन करना सिखाया अगर परपेंडिकुलर हो तो, पर अगर परपेंडिकुलर नहीं हो तो हमारा जो फॉर्म था किसी भी वेक्टर को लिखने का, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखता था, परपेंडिकुलर एक्सिस का कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर उसका √ प्लस करके। पर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, 53 डिग्री है, तो तोड़ लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए 53 डिग्री को। 10 का 53 जो भी है उसको रिजॉल्व कर लीजिए, एक्स में एक ले लीजिए और एक वाई ले लीजिए, देन एक्स का एक्स के साथ ऐड कर लीजिए, वाई का वाई के साथ ऐड कर लीजिए, देन रिजल्टेंट आपका बन गया नहीं वाला फिगर, ये वाला फिगर है, ये रिजल्टेंट फिगर बन गया। ये बिल्कुल यही फिगर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, इसमें ट्रांसफॉर्म आपको समझ आना चाहिए। हालांकि हम लोग आगे भी पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ेंगे, वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसमें हम लोग थीटा भी निकालेंगे और मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, पर उसके लिए वो तो फॉर्मूला है, बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक ये है। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं आई कैप जी कैप में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, आई थिंक आप लोग खुद से ट्राई करेंगे फिर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन केस भाई इंपॉर्टेंट है ना, अगर में प्रैक्टिस रहेगी तो आगे बहुत अच्छे से काम होगा, प्रैक्टिस नहीं अगर इन पर अच्छे से होगी ना तो आगे प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली सब इंपॉर्टेंट थिंग है, इनको हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर आप एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई करिएगा खुद से। कितना ले लें से, इस बार 3 लेता हूँ, इस बार 2 हो गया, 3 लेता हूँ इस बार, इससे मैं इस बार 3 मीटर लेता हूँ, ये तब तो एक्स वाई होगा ना। अब मैं क्या करूँगा, इन पर वेक्टर लूँगा ना, तो मेरा एक वेक्टर मान लीजिए 2 न्यूटन, एक वेक्टर मान लीजिए कितना बोलूँ 3 न्यूटन, चलिए एक वेक्टर 3 न्यूटन है, यहाँ लग रहा है। दूसरा फोर्स, ये वेक्टर नहीं, फोर्स भी तो वेक्टर ही है ना, फोर्स वेक्टर निकाल सकता हूँ। दूसरा फोर्स लेट से 5 न्यूटन का 53 डिग्री पे लग रहा है, 53 डिग्री पे लग रहा है। और तीसरा फोर्स 4 न्यूटन का, 4 करूँगा तो आप थोड़ा हिंट मिलेगी, 6 करता हूँ, 6 न्यूटन का 90 डिग्री पे लग रहा है, एक्स एक्सिस के 90 डिग्री पे लग रहा है, नहीं वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन, तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी फिगर हो ना उनको कोशिश करिए रिजॉल्व करने की एक्स और। अब मेरा विश्वास, मैंने ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत वीक मिलेंगे, जहाँ हम लोग फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, हम लोग लाइक डायनेमिक्स की बात करेंगे, फोर्सेस की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, कंपोनेंट आएंगे, तो ऐसे रैंडम फोर्सेस आएंगे, उनका हमें कंपोनेंट करके रिजॉल्व करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में। क्यों फायदा क्या एक्स और वाई करने का, क्योंकि अगर इनमें और इनमें चीज़ें आ जाएंगी ना तो फिर इनका रिजल्टेंट लिख सकता हूँ आराम से, इनका एंगल निकाल सकता हूँ आराम से, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में लिख सकता हूँ। इसलिए जब भी कभी रैंडम एंगल में किसी फोर्स को अगर आप देखें तो कोशिश करिए एक्स और वाई में रिजॉल्व करने की, एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लीजिए, देन रिजल्टेंट लेना आता है आपको। मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्स और वाई का रिजोल्यूशन लेने का, सॉरी एक्स और वाई का रिजल्टेंट लेने का सिखा चुका हूँ मैं, ना वही चीज़ें। तो आइए इसको मूव करते हैं फर्दर। तो कैसे करें बताइए, क्या आप अगर 5 न्यूटन को बहुत ध्यान से देखिए, 6 न्यूटन सही पोजीशन पे है, कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में, कोई दिक्कत नहीं है।
3 न्यूटन भी सही पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ एक्स में है, और जो बीच का काम है वो गड़बड़ है। बीच का काम कौन, 5 न्यूटन है। एक्स में भी कुछ इसका कंपोनेंट होगा, कुछ वाई में भी कंपोनेंट होगा, तो वो निकालने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसी को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन को देखिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन को देखें तो इस 5 न्यूटन को मैं हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स में इसका कितना कंपोनेंट है, कि इसका कंपोनेंट आएगा ना एक्स में, ये वाला, ये कितना कंपोनेंट है, तो ये 53 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो कंपोनेंट कितना जगह 5 का cos 53, मैं आपको बता चुका हूँ cos 53 कितना होता है बताइए, 3/5, बिल्कुल सही बात। तो 5 का cos 53 यानी कि 3/5। देन जो ये वाला कंपोनेंट है y के अलाउ, ये वाला y के अलाउ है ना, इतना अगर y में लगेगा, इतना x में लगेगा, देन ये 5 न्यूटन क्रिएट होगा, 5 न्यूटन क्रिएट होगा 53 डिग्री पे। तो इन एक्स वाई को मैं खोज रहा हूँ कितना कितना एक्स और वाई हुए होंगे इस 5 न्यूटन को 53 डिग्री पे लगाने के लिए, एक्स और वाई में कितने कितने फोर्सेस लगे होंगे वो मैं निकाल रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5 का साइन 53 यानी 4/5, 5 से 5 गया, 4 लिख लूँ, और ये भी 5 से 5 गया, 3 लिख लूँ। तो आप बहुत ध्यान से, मेरे पास 3 वेक्टर हमको दिखाता हूँ। एक तो वेक्टर जो 5 न्यूटन का है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 3 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन लग रहा है, देन प्लस इसके साथ ऐड करना है कि इसको एक दूसरा फोर्स है ये वाला 3 न्यूटन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स पे लग रहा है, प्लस एक तीसरा फोर्स है 6 न्यूटन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाई में लग रहा है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्यों नहीं दिक्कत है सर, सारे के सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर है, एक्स का एक्स के साथ जोड़ लीजिए, वाई का वाई के साथ जोड़ लीजिए। आपको मैं अलजेब्राइक भी इनको जोड़ कर दिखा सकता हूँ। तो अलजेब्रिकली क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर होता है। अभी F1 वेक्टर को क्या लिखूँगा बताइए, F1 वेक्टर 3i कैप है, प्लस F2 वेक्टर क्या है, F2 वेक्टर में 2 फॉर्म में तोड़ा है, कितना कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। देन F3 वेक्टर कितना है बताइए, F3 वेक्टर सिर्फ और सिर्फ 6j कैप। तो देखिए हम लोग वही तो कर रहे हैं यहाँ पे एल्जेब्रिकली काम कर रहे हैं, वहाँ पे थ्योरेटिकली कर रहे थे। तो x का x के साथ जोड़ लूँगा, i को i के साथ जोड़ लूँगा ना, तो 3 + 3 6i कैप, देन y का y से जोड़ लूँगा, 6 + 4 10j कैप। ये जो मैंने यहाँ पे निकाला ना, अब यही चीज़ वहाँ पे भी आएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मैं इसका नेट जो रिजल्टेंट फिगर ड्रॉ करूँगा ना, ऐसे ड्रॉ करूँगा कि मेरे पास 3 + 3 6 न्यूटन एक्स एक्सिस में है, देन यहाँ पे 4y में है, ये 6y में है, यहाँ पे 0y में है, तो 6 + 4 + 0 10j कैप, देखिए y एक्सिस में 10। देखिए ये ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया और ये अलजेब्राइक मेथड हो गया, दोनों मेथड समझ आएगा क्या कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। अगर मल्टीपल वेक्टर्स हो मल्टीपल एंगल्स पे तो उनको ऐड कैसे करते हैं, तो हो सकता कल को 6 न्यूटन भी किसी रैंडम एंगल पे हो तो उनको भी रिजॉल्व कर लेंगे। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन पे कराऊंगा ऐसे ही, जो 6 न्यूटन को मैं नेगेटिव मिलूंगा, अभी देखिए उसको कैसे लिखते हैं। तो अभी इनका रिजल्ट आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये करके दिखा दो क्या है इसको बताइए। होमवर्क करके अभी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो रिजल्ट अब तो कुछ करना ही नहीं ना। अब तो 2 ऐसे कितने क्वेश्चन को मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, एक्स और वाई में आ गया, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए वाला मैग्नीट्यूड, और एक चीज़ एंगल 2 निकाल लीजिए, हो गया आपका एक वेक्टर मिल गया ना। अगर आपसे पूछ रहे यूनिट वेक्टर बताइए तो यूनिट वेक्टर भी बता दीजिए। एक्चुअली एफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर तो आ चुका है वेक्टर फॉर्म में। अब मैग्नीट्यूड पूछ सकता है तो मैग्नीट्यूड निकाल ही लेंगे, एंगल पूछेगा तो एंगल निकाल लीजिए, यूनिट वेक्टर पूछे तो यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे। कैसे, फॉर्मूला लगा लेंगे ना, एफ वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ एफ, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो वो भी आ जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आपको दूसरा यही वाला क्वेश्चन देता हूँ जिसको मैं चेंज करता हूँ कि हर टाइप का सवाल करा दूंगा तो वो खुद से सवाल करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर नेक्स्ट टाइप के सवाल लिया जाए तो जस्ट एक सेकेंड, लेट्स से मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ नेक्स्ट टाइप का। अज्यूम करिए कि यहाँ पे 2 यूनिट, ये ना थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा था तो पता चले कि फोर्स लग रहा है, एक्चुअली एक्स के पैरेलल है, थोड़ा किसी वैल्यू पे नहीं है, ठीक है। तो 2 न्यूटन का एक्स में लगा रहा हूँ, 2 न्यूटन का, लेट्स से यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ से 53 डिग्री पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक 4 न्यूटन का फोर्स या फिर 5 न्यूटन का, 3 लेते हैं 5 लेते हैं ना, 5, क्योंकि रिजॉल्व करने में आसानी रहेगी, कुछ होगा नहीं, 3 से 5 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कैलकुलेशन सही रहेगा। बाकी तो आपके पास कैलकुलेशन करना आता है तो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अच्छी वैल्यू इसीलिए ले रहे हैं, तो एक यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और इसे 45 डिग्री ले लेता हूँ, 45 डिग्री यही लेता हूँ, थोड़ा सी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए दूर का।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे अब देखिए मैंने आपको 3 फोर्स वेक्टर दिखाया, तीनों एक दूसरे के किसी न किसी एंगल पे, यहाँ पे कोई एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं है। जो 1 न्यूटन है 2 न्यूटन से कितने एंगल पे, 90 + 45। जो 5 न्यूटन है 2 न्यूटन से कितने एंगल पे, नीचे से 37 + 90 डिग्री, ये 37 डिग्री और ये 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग वेक्टर बस रिजॉल्व करके एडिशन करना सीख रहे हैं डायग्राम फॉर्म में, हम इसका फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक कि जो जो वेक्टर अपने एक्सिस पे नहीं है, क्या जो एक्स पे है उसको नहीं टच करेंगे, वो तो सही पोजीशन पे, जो वाई पे उसको नहीं टच करेंगे। जो 1 और 5 है ना, ये अपने एक्सिस पे नहीं है, इनका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी होगा, कुछ कंपोनेंट वाई में भी होगा। तो इनके इंडिविजुअल एक्स और वाई को निकालिए, ठीक है। तो इनके इंडिविजुअल एक्स और वाई कैसे निकाले सर, देखिए कैसे निकालना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन को देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन को देखें, क्या लग रहा है, 1 न्यूटन यहाँ पे 45 डिग्री है ना, तो इसको तो मैं हटा दूँ, तो मैं इसको हटाना चाहूँ क्या करूँगा, एक ऊपर 1 कंपोनेंट लूँ, तो 1 का cos 45 में यहाँ पे कॉस है, 1 का cos 45 कितना होता है, 1/√2 वाई में आ जाएगा इधर। देन एक इस तरफ आएगा ना, वेक्टर की डायरेक्शन याद रखिए, 2 इधर पकड़ के खींच रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट इसी के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर रिजल्टेंट इधर है तो इनको खींचने वाला एक इधर होगा इस तरफ और एक इधर होगा इस तरफ। ये आपको फील होना चाहिए फिजिक्स में, ये नहीं कि एक इधर पकड़ के खींच रहा है एक इधर पकड़ के खींच रहा है तो रिजल्टेंट पीछे जाएगा, नहीं, रिजल्टेंट इनके रिजल्टेंट आगे जाएंगे, इनका रिजल्टेंट आगे जाएगा। तो ये जो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा, वो इनका वेक्टर और इनके वेक्टर के साथ ये पॉइंट वेक्टर होगा। सारी बात सुनिए, ये पीछे नहीं हो सकता, वो समझना है आपको। यहाँ पे वही चीज़ें नेगेटिव थोड़ा काम आएगा थोड़ा सा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे पीछे कितना हो जाएगा बताइए, माइनस, क्योंकि माइनस क्यों आ गया सर, क्योंकि पॉजिटिव तो एक्स में है, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आई कैप है ना, तो नेगेटिव आई कैप, जो मैग्नीट्यूड का 1/√2 है वो नेगेटिव आई कैप में है, इसलिए माइनस का 1/√2 यूनिट। आई बात समझ में? तो ये सिंपल में कितना पड़ा, 1 न्यूटन को, तो 1 न्यूटन तुम्हारा जा चुका है, 1 न्यूटन कहाँ जा चुका है, यहाँ पे आ गया। अच्छा, देन नेक्स्ट पकड़ते हैं, अगर 5 न्यूटन को पकड़ लेते हैं, तो अगर 5 न्यूटन को पकड़ा जाए तो 5 न्यूटन कैसे पकड़ूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा ना, क्योंकि सबको ऐड करना है, तीनों वेक्टर को, तीनों डायग्राम को अलग अलग से लेके ऐड कर लूँ। तो 5 न्यूटन कैसे पकड़ूंगा, देखिए एक्स और वाई है, तो जो 5 न्यूटन यहाँ पे अगर मैं इसको नहीं लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ ऐसे ही, तो क्या करूँ, इसका ये कंपोनेंट cos 53 डिग्री इधर आएगा पीछे, क्योंकि इसका ये वाला एंगल इधर है ना, इधर, तो इसका ये वाला एंगल इधर खींचेगा इसको। 5 का cos 53 डिग्री, तो 5 का cos 53 डिग्री कितना होगा बताइए, 5 का cos 53 कितना होता है बताइए, 53 डिग्री, बड़ा एंगल है तो साइन को उल्टा है ये, हाँ कितना है 37 आएगा साइन का ना, 3/5, 53 डिग्री, ओके। देन यहाँ पे आ जाएगा 5 का साइन 53 कितना होगा बताइए, 4/5, वेरी गुड, ओके। तो 5 से ये भी 5 गया, इसलिए 5 गया था, 5 से 5 कट जाए, ये भी 5 से 5 गया। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट नेगेटिव में, पहली बार ये पूरा वेक्टर नेगेटिव में, एक्स वाई में नेगेटिव में, माइनस का 3 है, और ये वाला बच रहा है माइनस का 4, माइनस को भी नीचे है ना, वाई के नीचे देखिए, ऊपर वाई, ये ऊपर पॉजिटिव वाई है, नीचे वाई नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव वाई, तो माइनस का 4 है, ठीक है। और तीसरा क्या वेक्टर है सर, तीसरा वेक्टर सिंपली है एक्स, पॉजिटिव एक्स में 2 न्यूटन। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, अगर मैं इन तीनों फिगर को ऐड कर लूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के फिगर का ना, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं अगर इन तीनों को ऐड करूँ, मेरा क्वेश्चन यही था, इन तीनों को ऐड कर लीजिए वेक्टर फॉर्म में, चलिए नेट रिजल्टेंट फाइनल वेक्टर बनाता हूँ। क्या क्या हो रहा है बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक्स में ऐड करिए, एक्स में 2 न्यूटन आगे है, ये माइनस का 3 न्यूटन पीछे, तो -1 न्यूटन, 2 - 3 कितना था, -1, और ये -1/√2 पीछे, मतलब मेरा रिजल्टेंट नेट पीछे ही आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/√2। अच्छा सर ये आ रहा है, हाँ एक्स में ये आ गया। वाई में कितना है सर, वाई में देखिए, वाई में कौन कौन, इसका वाई में 0 है, इसका वाई में 1/√2 है पॉजिटिव में, इसका वाई में नेगेटिव में -4, तो -4 बड़ा है देन 1/√2 से, ठीक है। तो इसका नीचे ही आएगा, वो कितना आएगा, -4, तो -4 तो है ही, लेकिन ये जो ऊपर है ना, ऊपर 1/√2 ऊपर है, यहाँ पे क्या करो, प्लस का 1/√2, ये नीचे आ गया। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे देखिए वैल्यू थोड़ी गंदी आई, मैं इसलिए वैल्यू इसलिए आसान रखा, तो मान लीजिए इससे इसको बोल दीजिए कोई वैल्यू बोल दीजिए, आप इसको निकाल भी सकते हैं। कहने का मतलब मैं बस आपको डायग्राम समझा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना आपको फिगर में, वो आना चाहिए। कहने का मतलब मेरे पास सिंपली वेक्टर ऐसे आ चुका है कि एक यूनिट इधर है, कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है, तो इनका रिजल्टेंट जो फोर्स है ना वो यहाँ पे आएगा,
इनका रिजल्टेंट फोर्स कुछ यहाँ पे आएगा और ये एंगल आप निकाल सकते हैं कैसे, ये एंगल टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर, ये पता है, बेस ये भी पता है, एंगल भी निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे कि ये भी वैल्यू पता है ना यहाँ पे, और ये भी वैल्यू पता है, तो दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे का ना, एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और एंगल भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये एंगल याद है नेगेटिव एक्स एक्सिस से सारा फॉरवर्ड, अगर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पूछेगा तो आपको उसमें 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, ये 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा इसमें, इस थीटा में, तो थीटा आपने निकाला ना परपेंडिकुलर बेस करके, उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कभी भी कैसे भी वेक्टर आ जाए आपको सिंपल रिजॉल्व करना होता है, उनको एक सिंपल एक्स और वाई के फॉर्म में ले जाइए, कंपोनेंट लीजिए, करके ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए, खत्म, वेक्टर इतना ही है। मतलब जो वेक्टर का रिजोल्यूशन वाला पार्ट है कि इतना, यही क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा सकता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसमें और कैसे क्वेश्चन बनता है, ये जो क्वेश्चन था अभी, जैसे मैं इसी को थोड़ा सा कुछ घुमाता नहीं, बस पूछने का तरीका अलग है। मैं पूछूँ कि ये जो मैंने फोर्सेस लगाए, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपका बुक है, बुक है, आपका बॉल है, आपका टॉय है, आपका कुछ भी है, मैं उस पर एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से इधर खींचूँ, कुछ किसी को इधर खींचूँ 53 डिग्री पे, किसी को इधर खींचूँ 53 डिग्री पे, 45 डिग्री 53 डिग्री पे, तो मुझसे पूछा जाता था कि इस बॉडी का मोशन किधर होगा, ये बॉडी एक्चुअल में किधर जाएगी। तो आपको एग्जांपल दे रहा था ना, क्या एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कि लेट्स से ये वाला पेन है, इधर जा रहा है, ये वाला पेन इधर जा रहा है, तो अगर ये किसी ऑब्जेक्ट पे बंध जाए ना, तो ऑब्जेक्ट जो इसका है ना, जो इसका ऑब्जेक्ट है, वो उसका ऑब्जेक्ट इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, इसका ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। लाइक अब ऐसा समझिए, जैसे आप समझते हैं, वही मेरा एग्जांपल लीजिए, जैसे मुझे कोई ऐसे बांधे, इधर खींचे और इधर खींचे, दोनों हाथ पकड़ के खींचे तो मैं ऐसे जाऊंगा, अगर मुझे कोई ऐसे दोनों हाथ से खींचे तो मैं ऐसे जाऊंगा, तो मैं इन दोनों के रिजल्टेंट में जा रहा हूँ। तो कहने का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, बॉडी वहीं पे मूव करती है, जो रिजल्टेंट फोर्स, ना तो मैं इधर जाऊंगा ना तो मैं इधर जाऊंगा, ये दोनों फोर्सेस हैं, मुझे कोई नहीं ले जा रहा है, मैं क्या जाऊंगा, जो मैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वहाँ मैं जाऊँगा, मेरे पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, उधर मैं जाऊँगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होता है वही हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करके निकाला है, बड़ा ये जो ये डायरेक्शन थी, यही तो है नेट फोर्स, यही है नेट फोर्स ना। तो अगर पूछ ले कि ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट में मूव करेगा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है सर, क्वाड्रेंट क्या होता है बताइए। क्वाड्रेंट एक्चुअली आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ एक बार, आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन में, लाइक 9th-10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कि क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे कार्टेशियन प्लेन है ना, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है। तो जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेरा ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, फोर्थ में, ऑप्शन है 4, तो बताना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको, जैसे मैंने भी सॉल्व किया था ना, कैसे करना होता है इसमें, इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, रिजल्टेंट निकाल लीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर जिधर होगा बॉडी का मोशन उधर ही होगा। लाइक मुझे दो लोग खींच रहे हैं पकड़ के इधर इधर, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, रिजल्टेंट इधर आया ऐसे अहेड, तो मैं इधर जाऊँगा, बात खत्म। यही है रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट। तो इतना ही है। आप बोले मैं कल को क्वेश्चन करा ले लेता हूँ, बस क्वेश्चन ऐसे ही है इतने, मतलब ये जो एडिशन वाला है ऐसे ही मिलेंगे। सेम यही क्वेश्चन मैं आपको पैरेललोग्राम थ्योरम से आगे कराऊंगा। जो एक्चुअल फार्मूला है वो जानना बहुत जरूरी है, तो वो भी करा दूंगा आपको, एक्चुअल फार्मूले से कैसे करते हैं, ठीक है। तो बात की बात है, ठीक है, एक सेकेंड, ये तो हो गया। हाँ, तो क्या क्वेश्चन लेना है क्या इस पर? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट से वही बात है, मैं वही वाला क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ, वही वाला जो मैं बता रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे यहाँ से कोई बंदा आता है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधता है और इसको इधर खींचता है। कितने से खींचता है सर? 5 न्यूटन से खींचता है 37 डिग्री पे, ठीक है। और 37 डिग्री मन मंदिर में बसा होना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग बांधता है और इसको खींचता है इधर से, कितने से खींचता है सर? लेट से वो 6 से खींचता है 30 डिग्री पे। अब मैं आपसे पूछूं ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं 8 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइए किधर मूव करेगा। आप सोचिए
मैंने बोला क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्सिस की बीच की स्पेस है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पर एक्स एक्सिस सिर्फ ये है। अगर आपने बोला एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है मतलब आपका रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ और सिर्फ इसमें होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स एक्स डायरेक्शन में। अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आ रहा है ना मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा, ठीक है। इसी स्पेस पे क्वेश्चन है, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट आपका कैसे मूव करेगा। तो सिंपल है, रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट देखिए रिजल्टेंट फोर्स किधर आ रहा है उधर आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कैसे निकालेंगे, तो इससे भी जो फिगर को दो तरीके से मूव कर, जो 5 न्यूटन है ना मैं इसको हटा सकता हूँ तोड़ के। कैसे, इस 5 न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ कि एक्स एक्सिस इसका कितना कंपोनेंट है 5 का cos 37, ठीक है। तो 5 का cos 37 कितना का बताइए, 5 का cos 37 इन द सेंस 5 का cos 37 इन द सेंस कितना होगा, cos 37 यानी कि sin 53 4/5। तो 5 का cos 37 यानी कि 4/5। देन ऊपर कितना आएगा बताइए, ऊपर ऊपर कितना आना चाहिए, ऊपर हो जाएगा 5 का sin 37 यानी कि 5 का 3/5। ये 5 को मैंने हटा लिया, प्लस इसके साथ इसको ऐड करो, इस 6 न्यूटन को ऐड करना है ना, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में नहीं है, दोनों का कंपोनेंट हो गया एक्स और वाई में। तो 6 को भी तोड़ना पड़ेगा दो तरीके से। तो 6 को मैं हटाना चाहूँ, कैसे हटाऊंगा 6 को, एक 6 का एक्स में आएगा कि इसका रिलेटेड निकल है, एक एक्स में आएगा 6 का cos 30 में कि साइन 6 की √3/2 √3/2 3√3। तो एक्स में आ जाएगा 3√3। देन वाई में कितना आ जाएगा 6 का sin 30 यानी कि 1/2। तो sin 30 यानी कि 1/2 यानी कि 3। अब ये बोलेंगे सर आपने नेगेटिव नहीं लिखा यहाँ पे, नहीं लिख रहा मैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो होंगे इसका वेक्टर मैं दिखा रहा हूँ ना ऊपर, इसका वेक्टर मैं नीचे दिखा रहा हूँ। तो अंडरस्टूडेबल, जब मैं ऐड करूँगा तो ऊपर को पॉजिटिव मानूंगा, नीचे को नेगेटिव मान लूँगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। ऐसे मत कर लीजिएगा कि 3 को इसमें ऐड कर दो, नहीं, इसका वेक्टर ऊपर है, ये पॉजिटिव थी पर ये नेगेटिव चीज़ है, पर नीचे में मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ ना मैं भी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा। मैं वेक्टर लिखता मैं बोलता -3j कैप, यानी कि वाई एक्सिस में -3 नीचे जा रहा है, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो बता रहा है। तो 3 यूनिट नीचे जा रहा है, वेक्टर दिखा रहा हूँ मैं, वेक्टर देखिए डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दिया। तो नेगेटिव सब अंडरस्टूडेबल है, मान लीजिए नेगेटिव मानना है, नेगेटिव है ही। अगर इन लोगों को ऐड करूँगा वही तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो ऐड पे देखिए आपका नेट कैसा वेक्टर आ रहा है। तो अगर आप एक्स में देखें तो एक्स में तो फोर्स आएगा, ये 100% एक्स में फोर्स आएगा। ये 5 से 5 जाएगा, एक्स में कितना आ जाएगा देखिए, एक्स में जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा आपके पास 4। एक्स में जो नेट फोर्स है आपके पास रहेगा 4 प्लस 3√3। एक्स में नेट फोर्स आएगा 4 + 3√3। इधर जाएगा क्या ऐसा, अच्छा एक्स में नेट फोर्स आपका 3 + √3 एक्स में चला गया ये। देन मैं ऐसे ही वाई में अगर लिखूँ तो वाई में कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 चला जाएगा ना, ये 5 से 5 3। अरे वाह, अच्छा एक्स एक्सिस में आ रहा है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद नहीं आएगा, ठीक है लेकिन आ रहा होगा फिर। हाँ 5 से 5 जा रहा है ना, ये 3 ऊपर जा रहा है प्लस का 3, ये 3 नीचे यानी माइनस का 3। तो वाई में कितना हुआ, प्लस ऊपर 3 नीचे -3 यानी 0 अगर वाई में कुछ गया ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स कहाँ गया, सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स एक्स में आया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स एक्स में आया वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है ना ये वाला, वो कुछ यहाँ पे जा रहा है ऐसे, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जाएगा। अगर एक भी यूनिट ऊपर आता ना, अगर एक भी यूनिट ऊपर आता तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। क्यों कि एक यूनिट ऊपर है मतलब क्या, इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा ना, इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ हो जाता उस केस में तो ऊपर जाता। अगर एक भी यूनिट नीचे आ जाता ना रिजल्टेंट इनका, तो बोलता नीचे भी कुछ फोर्स है तो ये थोड़ा बहुत नीचे भी डाइवर्ट होगा, उसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलता। बट ना ही तो फर्स्ट में है ना ही तो फोर्थ में, इसमें एक्स एक्सिस पे है ये। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो मैंने मोशन बताया, और अगर फोर्स कितने फोर्स से जा रहा है तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये रही फोर्स की वैल्यू 4 + 3√3 के वैल्यू से जा रहा है आगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे 4 + 3√3 से जा रहा है। तो इसको वेक्टर में एक वेक्टर है, इसमें तो कुछ बढ़ना है, इसमें आपको यूनिट वेक्टर निकालना भी नहीं। अगर यूनिट वेक्टर पूछ ले तो आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप ही तो होता है। तो आई कैप हो गया। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड है 4 + 3√3 है। एंगल पूछे तो एंगल 0 है, एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल है ना, इधर एक्स एक्सिस से उधर ही जा रहा है ना ये, तो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल है। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट मतलब गलती से भी सही एग्जाम्पल बन गया। एग्जाम्पल मैं ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसा एकदम इतना बढ़िया एग्जाम्पल आ जाएगा, तो ठीक है मैं समझना चाहता हूँ, वो एग्जाम्पल मिल गया मुझे, ठीक है। तो कहने वाला आप यहाँ तक समझ चुके हैं।
तो इतना ही आपके पास इसमें कि लाइक एग्जांपल आपका जो भी है ना, ये इतने ही आपके मतलब इसमें सिंपली जितने भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन है ना कि जब वेक्टर, जब भी वेक्टर आएगा, जब कभी भी आपके पास वेक्टर आएगा, मैं सिंपल आपको कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट कैसे तोड़ना है, ठीक है। ओके, तो अभी मूव करते हैं। अब इतना तो हो गया, क्या अभी पढ़ा है अभी, अब वो पढ़ते हैं, अब फॉर्मूले पे मूव करते हैं ना। हमने आपको बेसिक से कैसे वेक्टर को ऐड करना है, मैंने आपको ये बता दिया कि बेसिक से वेक्टर को एक्चुअली में ऐड कैसे करें, जब कभी आपको बेसिक से पता हो डायग्राम में अगर आप कैसे ऐड करना है। अब इसी से फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो बेसिक से ही आते हैं। फॉर्मूले क्या है, बेसिक्स को जनरलाइज कर देते, जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने क्या दिया तुमने 6 मीटर दिया 30 डिग्री पे नीचे, 5 मीटर दिया 37 डिग्री पे ऊपर। इसी को जनरलाइज कर दूंगा, मैं बोलूँगा ए θ1 पे, बी θ2 पे। आ रही बात समझ में? जब फॉर्मूला कैसे आते हैं, बेसिक को जनरलाइज कर दीजिए कि हमेशा वो ट्रू हो, तो फॉर्मूला बन जाता है। तो बेसिक यही था, वेक्टर को एडिशन करने का तरीका यही है। अब लोगों ने इसको क्या जनरलाइज किया, हर बार डायग्राम बना पाना, ऐसे ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको जनरलाइज किया गया। सिंपल फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला ड्राइव करा के दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे आया। उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती है। तो भी चलते हैं उधर उस पार्ट पे, जब मूव करते हैं हम लोग उस पर, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द फॉर्मूला स्टेप। तो हमारा जो फॉर्मूला वेक्टर एडिशन लोग पढ़ रहे थे, वेक्टर एडिशन तो पढ़ चुके हम लोग एक्चुअली में, पर वो जनरल नहीं था, वो हमारा क्या था, क्वेश्चन जैसा था। हमने आपको एग्जाम्पल को समझा रहा था। अभी लोग वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला आपके बुक्स में दिया है, ठीक है। वेक्टर एडिशन आया कहाँ से, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन अभी हमने कर क्या, वो वही वेक्टर एडिशन है। तो लेट्स से आपको 2 वेक्टर देता हूँ, क्योंकि एट ए टाइम किसी 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। 2 को ऐड करके रिजल्टेंट ले लेके ऐसे बहुत सारे को ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई एक वेक्टर है डी वेक्टर, या फिर आप ए वेक्टर बोल लीजिए, यहाँ से कोई बी वेक्टर है, ऐसे। देखिए जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, जनरलाइज क्या कर रहा हूँ कि जो मैं अभी वैल्यू ले रहा था, मैं वैल्यू लेने की कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ कि ए की जगह कुछ भी रख लीजिए, बी की जगह कुछ भी रख लीजिए। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, वहाँ पे ए बी डायरेक्टली रखिए। तो वहाँ पे ए बी रखने का मतलब है अपने यहाँ पे ए बी की वैल्यू रखी है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वही तो चीज़ दे रहा है, वो तो कुछ नया थोड़ी है। बस उसको ऐसे समझते हैं फॉर्मूला है, ठीक है। एक थीटा एंगल पे मैंने मान लिया, थीटा भी देखिए जनरलाइज कर लेंगे, 53 डिग्री 37 दे रहा था, उसको थीटा बोल दिया। उस पर सॉल्व करेंगे, थीटा रखेंगे, ए रखेंगे, बी रखेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों आ जाया करेंगे। अच्छा सर, तो अभी क्या करें, अभी सिंपल अभी तो यहाँ पे आपके पास ये बी का इधर आ जाएगा, बी का कॉस थीटा भी। अच्छा, मैं आपको पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसके पहले 2 क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे ही। जो बी है, अगर मैं बी को हटाना तो क्या बोलूँगा, इधर बी का कॉस थीटा आएगा ना, एक कंपोनेंट, एक इधर बी का कॉस थीटा आएगा, दूसरा क्या आएगा सर, एक इधर का बी का साइन थीटा आएगा ना, ऐसे वाई में। और मुझे बताइए, यहीं पे ए भी तो था, ए भी तो एक्स में था, तो क्या मैं दोनों को ऐड कर लूँ? जब दोनों को ऐड करूँगा तभी तो मेरा नेट एक्स एक्सिस पे मिलेगा फोर्स। तो बी कॉस थीटा के साथ ए हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस में दोनों हो गए। बी साइन थीटा ऊपर हो गया परपेंडिकुलर वाई में, जो कि एडिशन नहीं होगा किसी से ना, ए के साथ वो परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट तो ये हो गया। तो मेरा रिजल्टेंट क्या, एक्स एक्सिस का जो नेट फोर्स है वो क्या बोलूँगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस का जो नेट फोर्स है कितना है, बी साइन थीटा। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा सर, इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ होगा, कुछ रिजल्टेंट इसका यहाँ होगा ऐसे। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकालिए, यही तो है रिजल्टेंट। तो इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला, यहाँ से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है किसी अल्फा एंगल पे होगा, अल्फा, मैं इसको थीटा क्यों नहीं बोला, क्योंकि थीटा मेरा क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा एंगल ये डायरेक्शन है। तो जो हर बार अल्फा निकाल रहे थे ना, उसका भी फॉर्मूला दिया है वहीं से। तो अब मुझे इसका रिजल्टेंट है कैसे लिखूँ, तो क्या मैं इसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से मैं इसको क्या बोलूँ, एफ वेक्टर बोलूँ फिर क्या बोलूँ, जो भी बोल दीजिए। लेट्स से इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ, सी वेक्टर ए बी सी, सी क्या है रिजल्टेंट। तो सी वेक्टर को कैसा लिखूँगा बताइए, ए प्लस बी का कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा आई कैप में है ना, एक्स का कंपोनेंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, प्लस बी का साइन थीटा है, पूरा का पूरा जे का वाई में है ना, ये पूरा का पूरा जे का कोफिशिएंट है ना। अब मैंने क्या बोला, जब भी कोफिशिएंट लेना पड़ता है तो एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट को अंडर रूट लेके ऐड करते हैं। तो ठीक है, अंडर रूट लेके स्क्वायर लेके ऐड करिए, शुरू करिए काम। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी पूछूँ, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर तो हो गया, उसके ऊपर 2 डंडा लगा दिया अगल बगल, तो मैग्नीट्यूड बताता है वो। तो ये कैसा आएगा सर, अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि
ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई जे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन्हीं को सॉल्व करना है, जनरल टर्म यहीं से आएगी, यही आपका मेन फॉर्मूला बनेगा। इसको सॉल्व करने में हम डिराइव करते हैं कहाँ तक जाता है, कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो देखिए अंडर रूट ऑफ, जरा इसको ऊपर करिए तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स ए प्लस बी का कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या आ जाएगा। मैं इसको यहाँ नहीं करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मेरी थोड़ी लंबी टर्म चाहिए इस वाले में, तो मैं इसको इस लाइन में कर लेता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का कॉस थीटा होल स्क्वायर करिए तो पहले ए स्क्वायर देन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये तो पूरा हो गया इसका स्क्वायर। अभी बी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, तो इनको कॉमन कर लीजिए, दिख रहा है ना, हाँ इनको कॉमन कर लीजिए। कैसे कॉमन होगा, ए स्क्वायर रहने लीजिए, यहाँ से इसको पकड़िए, यहाँ से इसको पकड़िए, बी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, प्लस का बी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा अंदर, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अंदर, प्लस ऑफ 2ab कॉस थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा होगा 10th में 9th में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब मैं इसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो मेरा रिजल्टेंट जो मॉड ऑफ सी आया वो कितना आया, वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को अपने मन मंदिर में बसा लीजिए, यही रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला यही है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला है रिजल्टेंट का, मैं बोला था ना रिजल्टेंट यही ये फार्मूला है कि कभी भी अगर आगे से मैं आपको दो वेक्टर दूँ ए और बी जिनके बीच के एंगल थीटा है, क्या ए और बी वेक्टर थे जिनके बीच के एंगल थीटा था, तो जो उनका रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जैसे मैंने फॉर्मूला पढ़ा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कभी भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो बार बार ड्राइंग भी नहीं बनाएंगे, सीधे इसमें रखेंगे, थीटा रखेंगे, ए रखेंगे, बी रखेंगे, अंडर रूट लेंगे, मॉड सी आ गया। कल को अगर एंगल पूछ ले तो क्या करेंगे सर, कौन सा एंगल, मतलब कौन सा एंगल, तो बच्चे बोलते हैं सर ये वाला जो अपने एंगल बताया था अल्फा वाला, अगर मुझसे कल को ये पूछ ले तो क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, जो भी इसके पहले करते हैं वही करना है लोगों को। क्या, सिंपली आप अल्फ़ा निकाल लीजिए ना, अगर आपसे अल्फ़ा पूछ रहा है तो अल्फ़ा निकाल लीजिए, परेशान होना ही नहीं है ना। अगर अल्फ़ा पूछ रहा है तो मैं इसको बताता हूँ, काफ़ी बड़ा ये, ठीक है, मैं अगर अल्फ़ा निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो अगर मुझसे कोई अल्फ़ा पूछेगा तो क्या करूँगा, ठीक है, अगर कोई अल्फ़ा पूछेगा तो क्या करूँगा, अगर कोई अल्फ़ा पूछेगा तो सिंपली मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अल्फ़ा होता क्या है, अल्फ़ा ये क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर 10 निकाल लूँ, डिवाइड बाई बेस कर लूँ, एक अल्फ़ा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना होता है, बी साइन थीटा है ना, जे कंपोनेंट का परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट जो कि बेस बन रहा है वो कितना है, बी कॉस थीटा प्लस का ए। तो अगर मुझसे अल्फ़ा पूछेगा तो तनिक उधर ले जाऊंगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा मेरे पास जो इसका रिजल्टेंट का वो 10 हो जाएगा, 10 इनवर्स बन जाएगा ना, तो 10 इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूले हैं, बुक में दे रखे हैं, मैं करवा दे रहा हूँ, आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, पर मेन बेसिक आपको पता हो, जो आपको बेसिक कर रहा हो ना वो पता होना चाहिए। चीज़ तो वही किया मैंने कुछ जनरलाइज कर दिया, बस चीज़ तो वही, वेक्टर एडिशन ही किया, कंपोनेंट लिया जो अनडिजायर्ड वेक्टर है, जिसके मुझे मैं चाहता हूँ वो ना हो ऐसे किसी एंगल पे, तो मैं उनको अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्स और वाई में तोड़ लिया, देन मैं उसको जनरलाइज करके उसी बेसिक मेथड से अल्फ़ा भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। ऐसा मैं 3 क्वेश्चन पर कराते हो, वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो आपको फॉर्मूला याद हो जाए कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है। नहीं याद होगा, बेसिक पता है वैसे कर लेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। इसको हम प्रूव कर सकते हैं पैरेललोग्राम थ्योरम से, ठीक है। लाइक पैरेललोग्राम लॉ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ठीक है, अगर मैं पैरेललोग्राम जिसको करना हो तो कैसे करेंगे। तो पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल हो सकते हैं। हाँ, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम, इक्वल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, पैरेलल हो गए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो चीज़ भी मैंने दे रखी थी आपको, यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा था और यहाँ पे थीटा डिग्री पे एक बी वेक्टर दे रखा था ना, थीटा डिग्री पे। और ये क्या था सर, ये था वाई एक्सिस और ये क्या था सर, ये था एक्स एक्सिस। तो मैंने बोला कि वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना। अगर आपको मुझे पुराना लेक्चर का आपको मेरा याद है, मैंने क्या बोलता था कि जो इसका एक कंपोनेंट है, मैंने इसको कई बार आपको यहाँ पे भी करके दिखाया है और बोला इसके बराबर होगा, क्योंकि जिसका कंपोनेंट एक्चुअली यहाँ पे है पर मैं उसको यहाँ पे मान सकता हूँ क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो फ्री वेक्टर को वैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहने का क्या मतलब, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो लिखा है, ये जो चीज़ है, ये अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है सर, इसका रिजल्टेंट जो आएगा, अभी आया नहीं है, इनका रिजल्टेंट जो ऐड करूँगा वो जहाँ पे भी इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना, रिजल्टेंट ऐसे ऐसे ऐसे, यही तो है इसका रिजल्टेंट सी वेक्टर। ये सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर रिजल्टेंट। जो सी वेक्टर आ रहा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मुझे मेरा पुराना लेक्चर याद हो तो कैसे बोलता था कि जिस पॉइंट पे आ चुका हूँ उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर ऐड करते हैं। तो लेक्चर में पहले चला अपने ओरिजिन से, पहले मैं अपने ओरिजिन से चला ए वेक्टर के लिए। ए वेक्टर कहाँ चला सर, ए वेक्टर यहाँ चल लिया, इसमें प्लस बी वेक्टर करा था। इस पॉइंट पे आ चुका हूँ ना, इस पॉइंट पे तो आ चुका हूँ ना, इसके बाद भी मैं बी वेक्टर ऐड कर रहा हूँ ना। तो एक्चुअली आप ओरिजिन से मान सकते हैं, पर बी वेक्टर तो ए के बाद ऐड कर रहा हूँ। तो बी के बाद बी वेक्टर कैसा, बी वेक्टर है किसी एक फिक्स्ड एंगल पे, थीटा एंगल पे 5 मैग्नीट्यूड का। बी वेक्टर क्या है, थीटा एंगल पे बी मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है। तो बी वेक्टर क्या है, एक थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल होना चाहिए, और जितना भी उसका मैग्नीट्यूड हो मैग्नीट्यूड फिक्स होना चाहिए। इनको चेंज नहीं करेंगे, इनको चेंज कर देंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये बी वेक्टर यही तो है, यही तो है प्लस बी। जरा आप ध्यान से देखें ना, तो जो ये वाली चीज़ है ना, जो ये वाली चीज़ है ना, ये इसी के बराबर है, पैरेलल है, तो देखिए पैरेलल है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट अगर बात करूँ ना, तो जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये इसके बराबर है, ये ए के पैरेलल है, ए के पैरेलल है ना ये। तो कहने का मतलब क्या है मेरे, कि जो बी वेक्टर है ना, अभी आप इसको यहाँ पर रिजॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे इसको हटाइए यहाँ से, तो यहाँ से इसके एक्स में कितना कंपोनेंट आएगा, बी का कॉस थीटा, और यहाँ से वाई में कितना कंपोनेंट आएगा, बी का साइन थीटा। क्या ये वही चीज़ जो हमने बिल्कुल पिछले किया था, पीछे क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया था ना, वही चीज़ तो है। जरा देखिए, ए वेक्टर एक्स में, इसके बाद मैं बी कॉस थीटा और जोड़ रहा हूँ, तो फाइनली यहाँ ओरिजिन से लेकर के यहाँ से यहाँ तक जुड़ रहा है ना चीज़ें। मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा अगर, तो ये तो ए वेक्टर हो गया, यहाँ से बी वेक्टर हो गया, तो यहाँ ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक आना है ना मुझे, ए प्लस बी का कॉस थीटा, ए प्लस बी का कॉस थीटा। तो ये मेरा एक्चुअली एक्स एक्सिस, और इसके बाद वाई में जाना है बी का साइन थीटा। तो जो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे, यही तो है इसका रिजल्टेंट, देखिए यही तो है सी वेक्टर वाला। अगर को पिछला वाला डेरिवेशन याद हो, पहले भी यही किया था, बस पहले आपको सिंपली एक्सिस पे वेक्टर तोड़ के दिखाया था, यहाँ पर मैं एक पॉइंट पे आके फिर उस वेक्टर को तोड़ रहा हूँ। क्योंकि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में थियरम है कि एक के हेड से दूसरे का टेल कनेक्टेड होना चाहिए। अगर एक के हेड से दूसरे का टेल कनेक्टेड है ना, तो ऐसे जितने भी वेक्टर कंटिन्यूसली बन रहे हैं ना, उनको क्या करिए, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है ना, मैं भी थ्योरम पढ़ाऊंगा आगे, तो उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल हेड को ज्वाइन करिए, वही रिजल्टेंट होता है। थ्योरम ले लेता हूँ यहीं पे, आई थिंक थ्योरम क्या बोलती है, देखिए थ्योरम क्या बोलती है कि मेरे पास लेट्स से n वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है। हेड मतलब वही एरो, हेड मतलब एरो,
इसके बाद जैसे दूसरा वेक्टर यहाँ पे, उसका टेल यहाँ पे है, उसका हेड यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा वेक्टर जिसका टेल यहाँ पे है, उसका हेड यहाँ पे है। चौथा वेक्टर जिसका टेल यहाँ पे है, उसका हेड यहाँ पे है। चलो मुझे तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस अगर सक्सेसफुली, अगर पहले का टेल दूसरे के हेड से कनेक्टेड है, कंटिन्यूअस अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है ना, अगर इन सबको जोड़ के, जैसे मैं आपको क्या दूँ, कोई बॉडी दे दूँ, ऐसे बॉडी में फोर्स लगा दूँ, मैं बोलूँ कि वेक्टर नेट कहाँ मूव करेगा, तो आपको अगर रिजल्टेंट अगर चाहिए ना, तो इनिशियल का जो हेड है, जो फ्री हेड है, और टेल को टेल से, हेड को हेड से जोड़िए, टेल को टेल से जोड़िए। तो हेड टेल है पीछा है, तो इसको टेल से जोड़ेंगे, इसका पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे एक हेड बना लेंगे, इनको जोड़ देंगे, रिजल्टेंट है। जो ये वेक्टर है रिजल्टेंट है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका रिजल्टेंट है वो, टेल से टेल जोड़ दिया, हेड से हेड जोड़ दिया। वही चीज़ है देखिए यहाँ पे, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है, फिर यहाँ पे अगेंस्ट हेड जुड़ा है, तो मुझे यहाँ से रिजल्टेंट चाहिए ना, तो मैं इसका टेल से टेल जोड़ दूंगा और हेड को हेड से मिला दूंगा। देखिए वही चीज़ लोग यहाँ कर रहे थे ना, ये ऐसे मैं आपको दिखाया था, तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर दोनों वेक्टर यहाँ पे ऐसे ऐसे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट इनके सामने होगा, उसका क्या एक्चुअल लॉजिक है, ये लॉजिक है कि जो सक्सेसफुली वेक्टर्स है ना, उनका रिजल्टेंट ऐसे डिराइव होता है। तो आपके पास नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आ रहा था, वो क्यों आ रहा था ऐसा, ये पैरेललोग्राम लॉ की वजह से आ रहा था। पैरेललोग्राम लॉ की वजह का वो तो याद होगा, मैं हर लेक्चर में ऐसे ड्रॉ कर रहा था पैरेललोग्राम, ये मुझे नहीं पता उसका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, तो मैं पैरेललोग्राम बना के समझ सकता हूँ उसका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है। ये एक्चुअली थियरम जो मैंने आपने कराई ना, थियरम आपकी आगे डिस्कस करूँगा, इसको डीप में डिस्कस करूँगा, पर हाँ इस लॉ थोड़ा समझने के लिए, आपको हेड का टेल का नॉलेज देने के लिए तो मैंने आप इसको कवर कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है कि आपको यहाँ तक कोई डाउट, यही चीज़ मतलब सिंपल लॉ है। हमने क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिक से रिजोल्यूशन पढ़ा, देन हमने उसको फॉर्मूला डिराइव किया, देन मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ाया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया। अब यहाँ से क्या आ गया, वही चीज़ जो मैंने अभी किया है डेरिवेशन ना, सेम वही चेप दीजिए यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस में होगा ना, ए प्लस बी का कॉस थीटा, वाई एक्सिस में बी साइन थीटा। तो सिंपली रिजल्टेंट कैसे दिखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट आ गया। एंगल कैसे निकालेंगे, अल्फा, वही बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, और ए प्लस बी कॉस थीटा बेस हो गया, तो टेन अल्फा आ गया। सेम वही काम कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो पैरेललोग्राम बन गया। सिंपल ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, एज में पढ़ा है ना, ये तो कंटिन्यूस लिखा है, ट्रायंगल लॉ दो के लिए है। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगल एक्चुअली बोलता है कि अगर कंटिन्यूस क्लोज लूप है, अगर कंटिन्यूसली क्लोज लूप है ना, तो जीरो देगा समीशन। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से मैं इसी तरह मॉडिफाई करता हूँ अपने स्टेटमेंट को। क्या स्टेटमेंट में मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ, ताकि कोई चीज़ छूटे ना आपको। ऐसा मतलब अगर अपना मॉड्यूल खोले, कोई बुक खोले, तो ऐसा ना कि सर ने एक चीज़ नहीं कवर करी, ये नहीं होना चाहिए ना। तो कवर तो सब करेंगे, पर हो सके कई चीज़ मैं नाम ना लिखूँ, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर ने पढ़ाया नहीं, पर नहीं, जितना नाम लिख दे रहा हूँ हर चीज़ कवर होगी, ठीक है। तो मैं इसमें नाम लिख दे रहा हूँ, आपको ये ना रहे कि सर ने इसे नहीं करा, इसे छोड़ दिया क्या, नहीं, कुछ छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कुछ छूट जाएगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसको कवर कर लूँगा। आई थिंक दोनों थिंग छूटेगा, आई थिंक पूरा कंटेंट तो मैं डिलीवर करूँगा, छूटे कोई भी नहीं। तो ट्रायंगल लॉ क्या हमें बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ एक्चुअली क्या है कि सिंपली यही चीज़ की, एक का टेल, ये हेड ए वेक्टर, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ से टेल से दूसरा हेड बी वेक्टर। मान लीजिए इसके टेल से इसका हेड जोड़ दूँ यहाँ पे सी वेक्टर, इसको डी वेक्टर बोलता हूँ, क्या बोलूँ, सी वेक्टर बोल दूँ, जैसे सी वेक्टर बोल देता हूँ, सी वेक्टर बोल दिया। तो अब जब मुझे आपको क्या स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट याद करिए मेरी, मैंने स्टेटमेंट क्या किया था आपको कि अगर मुझे किसी भी कन्फिग्रेशन का रिजल्टेंट निकालना है, तो अगर कंटिन्यूस सक्सेशन लाइक कनेक्शन है कि पहले का हेड दूसरे के हेड से टेल से जुड़ा होना चाहिए, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से जुड़ा होना चाहिए, चौथे का हेड तीसरे के टेल से जुड़ा होना चाहिए। अगर इससे कंटिन्यूस है, क्योंकि रिजल्टेंट जो आएगा वो इनिशियल के हेड से, जो खाली पार्ट है, हेड का हेड से जोड़ दीजिए, टेल को टेल से जोड़ दीजिए। जरा मुझे इस कन्फिग्रेशन में आपको कहीं हेड और टेल बचा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, हर एक पार्ट कनेक्टेड, कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, जीरो हो गया। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका हेड और ये टेल छूट रहा था ना, यहाँ पे कनेक्शन नहीं था, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे रिजल्टेंट लगा के, हेड का हेड से टेल का टेल से रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट है इसका, इस पूरे कन्फिग्रेशन का ये रिजल्टेंट था। पर ट्रायंगल लॉ में क्या हो रहा है कि सब के सब कनेक्टेड हो गए, सीक्वेंस में कनेक्टेड होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एक उल्टा हो गया, अगर सी वेक्टर का डायरेक्शन आपने ऊपर कर दिया तो वो रिजल्टेंट हो जाएगा, फिर वो जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब ये सब के सब सीक्वेंस होनी चाहिए, लाइक एक का हेड दूसरे का टेल, देन दूसरे का हेड तीसरे का टेल, देन तीसरे का हेड, देन चौथे का टेल, ऐसे कनेक्टेड है, एक पे बाद एक साइक्लिक है, मतलब एक तरीके का क्लोज लूप बन। क्लोज लूप तो ऐसे भी हो सकता है, लेट्स से
अगर आप बोले सर क्लोज लूप तो ये भी है नहीं, ये क्लोज लूप नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हेड का हेड से मिल गया, ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज होना चाहिए प्लस एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ नहीं बचा। कहाँ हेड, कहीं का आप मुझे दिखा जो हेड टेल से नहीं जुड़ा हो। यहाँ पे भी हेड टेल मिल गए, यहाँ पे भी हेड टेल मिल गए, यहाँ पे भी हेड टेल मिल गए, खत्म। इनका रिजल्टेंट जीरो आता है, यही है ट्रायंगल लॉ। बताइए इसमें क्या इतना बड़ा है कि जो मैं आपको अलग से पढ़ाता, पर ठीक है बुक में दे रखे हैं तो मैंने इसको कवर कर लिया। ट्रायंगल यही बोलता है कि जब भी कोई ट्रायंगल ऐसे बने ना, क्लोज लूप में ट्रायंगल बने, उसका रिजल्टेंट जीरो आता है। मतलब ट्रायंगल लूप कुछ भी बना लो, अगर कभी क्लोज लूप बन रहा है तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। अगर क्लोज लूप नहीं बन रहा है तो ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। मैं आपको यहाँ से प्रूफ करता हूँ कि जो हमें यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर को लेकर दिखाता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ से मैं प्रूफ करा के दिखाता हूँ मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से प्रूफ करता हूँ कि लेट से सी वेक्टर ना होता, अगर ये सी वेक्टर ना होता तो कौन कौन होता, सिर्फ ए वेक्टर का बी वेक्टर होता ना। तो यहाँ से मैं प्रूफ करता हूँ इसका रिजल्टेंट जो आएगा ना वो डी वेक्टर, वो जो फॉर्मूला था ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे होगा, मैं ऐसे प्रूफ करता हूँ ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, देखिए तो क्या बोलूँगा अभी मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मुझे बात बताइए। हाँ ठीक है, ओके, क्या मैं अभी लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो? क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल से बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तो आपने यही बताया तब से इतनी देर से कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मैंने बना रखा ऑरेंज कलर से, ये अगर इनका साइक्लिक में है तो इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। अच्छा वेरी गुड, ऐसा लिख सकता हूँ ना। जरा मुझे बताइए डी वेक्टर सी वेक्टर में क्या रिलेशन है? आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो, मैंने बोला पैरेलल वेक्टर सेम हो सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव होगा ना एक दूसरे का। अगर पैरेलल है, मैंने कहा मैं लेक्चर गिराता हूँ, मैंने बोला अगर ए वेक्टर, ये दूसरा ए वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर ए वेक्टर एंड ऐसे इसको के बोलते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है पर डायरेक्शन सेम होगी। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल है, क्या है एंटी पैरेलल, आई थिंक समझ गए आप, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर जो है ना अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। माइनस वेक्टर क्या मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इसके उल्टा जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो सी वेक्टर और डी वेक्टर देखिए, सी वेक्टर डी वेक्टर देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वेक्टर? क्या मैं बोल सकता हूँ? जरा इसको बहुत ध्यान से सोचिए और समझिए। अगर आपको ये समझ आ जाए, मैंने आपको जो आपको प्रूव करा मैं वही समझा सकता हूँ पहले एंटी करके। सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी वेक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना, कि पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, जो जैसे नाम दे दो अगर ओ और पी, तो ओ से पी की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस तो फिक्स्ड है ना, जो डी वेक्टर सी वेक्टर को ज्वाइन करने वाला लेंथ तो फिक्स रहेगी ना, डायरेक्शन मैटर करता है। तो सी वेक्टर नीचे है, डी वेक्टर उसके उल्टे में अपोजिट, अगर सी वेक्टर बोल रहा हूँ इधर तो डी वेक्टर उसका नेगेटिव होगा ना। तो जरा अगर पुट करें सी वेक्टर बना होगा माइनस डी वेक्टर, यहाँ क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? और आप कितनी देर से इसके पहले हम लोग यही चीज़ यही स्टेटमेंट बार बार प्रूफ कर रहे हैं कि आपको हर तरीके से समझ आनी चाहिए, हर तरीके से समझ आना ही आना चाहिए, क्योंकि सब तरीका बाद में यूज होगा। अभी तक तो से एक चीज़ बार बार प्रूफ कर रहे हैं पर एक ही स्टेप नहीं रिपीट कर रहे हैं, हम लोग तरीका बदल बदल के एक चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, वो पूरा कॉन्फिडेंस है कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये समझ आया अभी हमने। मैंने आपको सिंपल लॉजिक से बताया दो चीज़ों को खींचा जाए तो रिजल्ट कैसे आगे जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या बताया, पैरेललोग्राम लॉ बताया कि पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि वेक्टर फ्रीली स्पेस में मूव कर सकते हैं तो पैरेलली जोड़ते जाइए, उनका रिजल्टेंट हेड से टिप में जोड़ दीजिए, वो रिजल्टेंट हो गया। तीसरा बताया ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से क्या बताया कि ए वेक्टर बी वेक्टर जुड़े हैं, सी वेक्टर उसको कट कर रहा है, जीरो है, उसके नेगेटिव मान लीजिए डी वेक्टर, तो डी यही तो था कि अगर डायग्राम कभी ऐसे दिखे ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे, तो जो ए वेक्टर आ रहा है ना, ये जो डी वेक्टर है किसके बराबर है, ये डी वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट हो गया ना। जो डी वेक्टर है वो क्या है, रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। आई बात समझ में, तो लोग यही तो प्रूफ करें रिजल्ट का रिजल्टेंट कैसे लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। इसलिए ऐसे थोड़ा सा इंटेंस है कि यहाँ पे मेन बुक वाले पार्ट थोड़े कवर हो रहे हैं, तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा है। तो ये रहा आपके पास ट्रायंगल लॉ। फिर वही चीज़ें हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फॉर्मूला का क्या क्या फॉर्मूला की समझ आ जाए, बाकी तो इतना ही है इसमें, मतलब सारे लॉ तो अभी तक कवर हो चुके हैं ट्रायंगल अंदर, बस एक लॉ लास्ट में बचता है, मैं उसको कवर करूँगा, स्नेह लॉ बचता है लास्ट में। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन पे थोड़ा सा आऊँ तो एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ना,
आई थिंक एक क्वेश्चन सफिशियंट, इसमें हमने बहुत 3-4 क्वेश्चन करे हैं उसको रिजोल्यूशन करके। तो अब एक क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए सिंपली, जस्ट ऐसे ओरली कर लीजिए। आई थिंक आप कर सकते हैं ओरली, तो आप ओरली ट्राई करिएगा एक बार। सिंपल, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन आपको इस बार रिजोल्यूशन फिगर नहीं बनाना, आपको एक लाइन में सॉल्व करना है, ठीक है। क्या दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ 10 न्यूटन, यहाँ से दूसरा वेक्टर है 10 न्यूटन का, लेकिन 60 डिग्री पे है। मैं चाहता हूँ एक लाइन मुझे रिजल्टेंट लिख के दिखाए। जो आप हर बार इसके पहले क्या कर रहे थे, 10 मीटर 60 डिग्री उसका रिजोल्यूशन लिया एक्स और वाई में परपेंडिकुलर, देन इसको जोड़ा, देन रिजल्टेंट निकाला। नहीं, मैं एक लाइन में आंसर चाहता हूँ। फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला पुट करिए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अभी के लिए, आपको उसके ना याद हो एक बार में, पर आपको याद हो जाना चाहिए। क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये कैसा फॉर्मूला, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या देना बताइए, ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ए मैग्नीट्यूड है ना, तो ए भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वेक्टर नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 है। बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू भी 10 है। थीटा कितना है सर, थीटा मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा होता है, थीटा 60 डिग्री। वैल्यू पुट करिए। ये मैंने आपको ना इतना चीज़ लिखने के लिए दिखाया एक्चुअली। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहता है, पता होता, मैं लिखता भी नहीं है, फिगर में दे रखा है, तो आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्या क्या दे रखा है। बस मैं इसको एक लाइन में आंसर पा सकता हूँ कैसे, मॉड ऑफ सी एक लाइन में मिल जाएगा। मॉड ऑफ सी किसके बराबर होगा, सिंपल वैल्यू पुट करिए। ए स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए 10 इंटू 10 अगेंस्ट 100 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 यानी कि साइन 31/2, 2 से 2 गया, देखिए एक लाइन में आ गया ये, यही आपके पास आंसर है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो 300 100 का रूट 10, तो 10√3। अब तक आपको नहीं समझ, मैं कर देता हूँ। 100 इंटू 3 है तो 100, 10 का स्क्वायर है तो 10 बाहर वाले ले लूँगा, √3 अंदर। देखिए आपने एक लाइन में मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आई बात समझिए, यही मैं बोल रहा था आपको कि जो फॉर्मूला है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं थोड़ा ड्राइव करें, फॉर्मूला आपको एज इट इज याद होना ही चाहिए। क्योंकि अभी मैं इनको देखिए कैसे करता, 10 को रिजॉल्व करता कॉस में, साइन में, देन इनको ऐड करता, जब मैं ये चीज़ बार फॉर्मूला लगाए अच्छा उसको जनरलाइज करके सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डाउट है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार अपनी स्टेटमेंट को रीकैप कर देता हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कल को रैंडम कोई भी आ जाए, कल को रैंडम कोई भी आ जाए, स्पेस में कहीं भी कोई दो वेक्टर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो इनके बीच का रिजल्टेंट है ना, जो इनके बीच का रिजल्टेंट है सी वेक्टर के दो पार्ट होंगे। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, और जो एंगल बन रहा है अल्फा, अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड, जो अल्फा है ना वो ए वेक्टर से है, ठीक है। जो भी अल्फा है ना वो ए वेक्टर से है, क्योंकि जब इसको रिजॉल्व करेंगे ना तो बी को किसके अलावा रिजॉल्व कर रहे हैं, बी को हम लोग ए के अलावा रिजॉल्व कर रहे हैं ना। कि हमारा मोटो क्या है कि दोनों वेक्टर आपस में जो भी एडिशनल वेक्टर वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर जो एडिशनल वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली उनका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का एडिशन। तो एक्स और वाई में मत कर दीजिएगा, एक्स और वाई तो एक्सिस, वहाँ पर मेरा एक्स फिक्स था, एक्स में ए था, इसलिए मैं एक्स और वाई के अलावा कर रहा था। यहाँ पे अगर मुझे करना पड़े तो मैं वेक्टर को हमेशा वेक्टर के अलावा ही रिजॉल्व करूँगा। लाइक बी वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूँगा ए के अलावा, यहाँ पे बी का कॉस थीटा, अगर इनके बीच का थीटा एंगल है ना तो इधर ही तो आएगा बी कॉस थीटा। थीटा मैंने क्या बोला, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर बी कॉस थीटा बोलो तो बी का कॉस थीटा नीचे इसके अलावा आएगा ना। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस यहाँ होगा तो यहाँ थोड़ी बी कॉस थीटा आएगा। आई थिंक मेरी बात समझ रहे हैं आप, यहाँ थोड़ी भी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल आएगा ना, ये वाला एंगल जो एक्स एक्सिस और बी से जुड़ा होगा उसका कॉस आएगा यहाँ पे। पर ये जो थीटा है वो ए और बी के बीच एंगल है ना, तो बी से ए जुड़ा है तो बी का कंपोनेंट ए पे कितना होगा, बी का कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर होगा बी का साइन थीटा। जो अल्फा आ रहा है वो अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल किससे, इसके ए जो बेस है, बेस, क्योंकि जो 10 थीटा लिखते हैं और 10 अल्फा परपेंडिकुलर में बेस लिखते थे, बेस में किसको लेते थे, जो बेस जो ए वेक्टर वाली लाइन थी ना, तो बेस अल्फा ए वेक्टर ना, तो अल्फा किससे आएगा, बेस से लिंक हो रहा है। जो बी को बी 10 थीटा लिखते हैं हम लोग, तो अल्फा बेस से होता है, बेस वाली लाइन से ना। अगर बेस वाली लाइन ऐसी हो जाए तो अल्फा भी तो टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। तो अगर एक्स एक्सिस एंगल पूछेगा ना तो आपको ए वेक्टर का एंगल पता होना चाहिए कि ए वेक्टर का कितना एंगल है। अगर ए वेक्टर का 60 डिग्री है तो एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट का एंगल 60 प्लस अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा अलग चीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं बता दे रहा हूँ इसको। ऐसे भी क्वेश्चन आते कई बार कि
हाँ मैं लिखवा देता हूँ इसको। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो मैंने भी फिगर ड्रॉ करा, ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कई बार कि ए वेक्टर दिया होगा, लेट से देगा ए वेक्टर यहाँ पे लेट से θ1 डिग्री पे है, ठीक है, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, और रिजल्टेंट मान लीजिए आपको अल्फा निकालना है। लेकिन आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट तो अल्फा जो हम फॉर्मूले में पढ़ते हैं, पॉइंट टू बिंदु के फॉर्मूले में पढ़ते हैं अल्फा, वो बेस से है, एक्स एक्सिस से साथ नहीं है। तो अगर ए कंपोनेंट शिफ्ट होगा तो अल्फा भी शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन को एक्चुअली क्वेश्चन में तो सिर्फ वेक्टर ही पूछता है, मैग्नीट्यूड पूछता है। अगर वो पूछे कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है तो कैसे निकालेंगे? अगर एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का एंगल पूछा जाए, एक्स एक्सिस रिजल्टेंट एंगल, तो ये अल्फा नहीं होगा, ये क्या होगा? θ1 प्लस अल्फा होगा। क्यों सर ऐसा क्यों होगा? बताया ना भी, ये जो अल्फा है वो ए के साथ और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है ना, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, पर ए पहले से ही θ1 का, तो एक्स एक्सिस ये है ना, तो एक्स एक्सिस रिजल्टेंट यहाँ पे है, यानी θ प्लस अल्फा हो जाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ। अब तो ये समझना पड़ेगा बस, ठीक है। तो मैंने क्या जो आपको फॉर्मूला डिराइव करा उससे दो चीज़ें हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल क्या है, तो मुझे ए वेक्टर से अल्फा मिलेगा और उनका मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है, इतना ही आपके पास। तो यहाँ तक चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, आई थिंक आपको समझ आया। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम यही था। अभी क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिया है। लेट से एक क्वेश्चन ना इस पर ले ही लेता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो वो तो एक्सिस आपको समझ आ चुका है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो दिक्कत नहीं है, तो कर ही लेंगे। अगर दोनों ही वेक्टर नॉन एक्सियल हो तब कैसे करेंगे? तो वही चीज़ यहाँ पे लग रही है, ले लेता हूँ उसको, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत कीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन लिए जाएंगे ना, फिर भी छूटेगा नहीं आपका। कि कितना लिया जाए, जैसे ठीक है 20 ले लेता हूँ, ये सही रहेगा। 20 80 -20 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड 5 मीटर ले लूँ, ठीक है। लेट से एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, ये एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है। देख रहे हैं मेरा क्या क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ? तो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसको भी ये मत समझ लीजिए कि एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस कोई वेक्टर ही नहीं है। दूसरा वेक्टर है जो कि 80 डिग्री बना रहा है। अब देखिए मेरा वो, मैंने थीटा दिया ही नहीं, मैंने क्या बोला था, ऐसा इसका भी ले लो, मैग्नीट्यूड 5 मीटर। मैंने क्वेश्चन में बोला था थीटा क्या होता है? थीटा होता है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे तो दिया ही नहीं, यहाँ पे दोनों वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस से दे रखा है, तो थीटा निकाल लूँगा ना। थीटा क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल, यही तो है थीटा। तो यहाँ से यहाँ जाने में 80 है, तो उसमें से 20 माइनस कर दूँ, ये वाला वही तो है थीटा। तो क्या मैं 20 डिग्री प्लस थीटा को 80 डिग्री नहीं बोल सकता? मैं थीटा को 80 - 20 60 डिग्री नहीं बोल सकता? वो तो क्या थीटा आ गया ना। लेकिन अभी रुकिए, इस थीटा को अगर आप पुट करेंगे उस फॉर्मूले में, tan इनवर्स अल्फा वाले में, जो अल्फा आएगा, कितना था अल्फा? लाइक अल्फा जो था, मेरे को याद आ रहा है, अल्फा था tan इनवर्स परपेंडिकुलर b sin थीटा होता है ना, तो b sin दिख रहा है ना, हाँ, b sin थीटा डिवाइड बाई बेस a प्लस b का cos थीटा, ये अल्फा था ना, ये अल्फा था। ये थीटा क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल। और एक अल्फा क्या है? बेस वाली लाइन, ए वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल। तो रिजल्टेंट इनका कहाँ होगा? इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ होगा ना, इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ होगा, तो अल्फा ये आएगा, ये अल्फा होगा। अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ पूछे रिजल्टेंट का एंगल, तो क्या होगा? 20 डिग्री प्लस अल्फा, क्योंकि जो ए वेक्टर है इसका एंगल एक्स एक्सिस का 20 डिग्री है, उसमें अल्फा और जोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन है जो मैंने इसके पहले आपको ह्यूमन लॉजिक डिस्कस किया, उस पर ये क्वेश्चन रहा। और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो अल्फा भी डिपेंडेंट नहीं है। जो ये सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही रहेगा जो फॉर्मूले में पढ़ा आपने। मैग्नीट्यूड तो लेंथ है, लेंथ थोड़ी डिपेंडेंट है, लेंथ सेम रहेगी। अल्फा चेंज करेगा, अल्फा नहीं चेंज करेगा, अल्फा तो फिक्स्ड है, बेस से रिलेटेड का एंगल। अल्फा का क्वेश्चन चेंज कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी कि रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ बताइए एंगल। जैसे अभी क्वेश्चन में चेंज कर दिया पूरा कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दिया, ए वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया है, बी वेक्टर का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ दिया है। आपसे पूछ रहा है रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही बताइए, वो आपको अल्फा नहीं पूछ रहा है।
तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर अल्फा पूछे तब अल्फा बताइए, अगर उसने नहीं पूछा, बोला कि रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बताना, तो अल्फा नहीं है वो। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का एंगल विथ बेस रेफरेंस लाइन, जो भी आपका ए वेक्टर है इनिशियली, जो जिस पे आप कंपोनेंट ले रहे हैं। कंपोनेंट किस पे ले रहे हैं? कंपोनेंट इस पे ले रहा हूँ ना, ए पे। तो जिस पे मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ ना, इस पे, जिस पे मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ ना, इस पे कंपोनेंट ले रहा हूँ ना, ए पे, तो जिस पे मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ वो ए है, तो उससे रिजल्टेंट का क्या एंगल वो अल्फा है। तो इतना ही था आपका। आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। स्टार मान लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको फॉर्मूला वाला सब याद रहे, पूछा ये जा रहा, आप अल्फा निकाल के आ गए, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इतना ये इसमें नेक्स्ट पार्ट पे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। अब वो लाइक अब थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग जस्ट फॉर्मूले की बात कर रहे थे। तो अच्छा, एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जो आपको एक्सपेरिमेंटली बता रहा था ना कि ऐसे दो चीज़ों की खींचने पर रिलेटेड जा रहा है, वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। इसे पढ़ लेते हैं, बुक में भी दे रखा है, तो कर ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़ना। तो एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स में भी आ सकता है ऐसा, तो बोल सकता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेक्टर, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अच्छा, तो एक सेटअप बनाते हैं। सेटअप एक्सपेरिमेंटल जिसकी को दिखा रहा हूँ। तो सेटअप क्या है सर? सीलिंग है आपके पास, सीलिंग, छत, आपका छत जो सीलिंग है, वहाँ से आपने क्या किया है, एक पुली लटका रखी है, पुली, दो पुली लटका रखी है कुछ ऐसे, ठीक है। इन पुली पे क्या कर रखा आपने, एक ऑब्जेक्ट बांध रखा है, ठीक है। इन पुली पे आपने एक ऑब्जेक्ट बांध रखा है। कैसे ऑब्जेक्ट बांधा है सर? कुछ यहाँ पे मैं बोला था ऑब्जेक्ट बंधा होगा, वही है। ऑब्जेक्ट ऐसे बांध रखा है आपने, कुछ ऐसा, और एक गया है ऐसे इधर, और एक इधर आ गया, और ये वाली इंट इधर आ गई, ठीक है। लेट से यहाँ पे मास बंधा हुआ है, मास। यहाँ पे अपने एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे अपने ब्लॉक रख दिया, इनको हटा दीजिए। लेट से आप इनको चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जी बन नहीं पा रहा है फिगर। तो ब्लॉक में से दिखा रहा हूँ, तो समझ कि ब्लॉक का मोशन किधर है। ब्लॉक ना पॉइंट समझ लीजिए, पॉइंट से ऊपर समझ आ जाएगा। जैसे पॉइंट है, तो आप मीट कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझिए। अगर मैं बात समझ दो ना, आइडेंटिकल है, मिड पॉइंट है, तो अगर मैं इनका एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँ, सेंटर से सेंटर लाइन, ये तो ये थीटा, ये भी थीटा ना, ये मिड पॉइंट मैंने एंगल ऐसे ड्रॉ किया है। और उस हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल मास रख रखे हैं, यहाँ पे m रख रखा है, यहाँ पे m रख रखा है। ये मास क्यों रख रहा हूँ सर? क्योंकि ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मूव करना है, तो इनको कोई तो पॉइंट खींच रहा होगा, इनको कोई पॉइंट खींच रहा होगा ना। तो मैं यहाँ पे कोई फोर्स दिखा दूँ, जो भी फोर्स दिखाना, 4 मीटर 5 मीटर, जो भी फोर्स से खींच रहा होगा ये रस्सी, वो दिखा दूँ। और मैं खींचने के बजाय मैं ब्लॉक लगा दूँ, ब्लॉक भी खींचेगा, पकड़ के ब्लॉक का वेट होगा ना, ब्लॉक के वेट की तरफ खींचेगा वो। तो अगर मैं वैसे इसको समझूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे mg लग रहा है, देखिए यही खींचने वाला फोर्स है mg, क्या इसके बाद टेंशन का डेवलप हो जाएगा, टेंशन T, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहता है ना, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कितना फोर्स लगाना है ताकि ये पॉइंट रेस्ट पे रहे, नहीं मूव करे, अगर ये F पूछा जाए कि आपको कितना लगाना है ताकि ये पॉइंट रेस्ट पे रहे, पॉइंट नहीं मूव करे, तो कितना फोर्स लगाऊंगा, जो इन दोनों के ब्लॉक का वेट जितना इस पॉइंट को खींच रहा होगा ऊपर, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक अगर नीचे जाएंगे तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो इन दोनों ब्लॉक का वेट जितना नीचे लग रहा है, इसको ऊपर खींचने के लिए मैं उतना वेट इसको नीचे लगा दूँ, खींच, तो क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पे रह जाएगा। तो वही कहने को लगा, अगर दोनों तरफ मैंने इक्वल मासेस फिक्स करें mg और mg, यहाँ पे टेंशन आएगा, वही टेंशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी टेंशन T आएगा ना, टेंशन T